हेलो एवरीवन। आज हम एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअल में एलिमिनेशन रिएक्शन होता क्या है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन ये ऑर्गेनिक रिएक्शन का एक पार्ट है जो पोलर रिएक्शन के थ्रू होता है, जिसे हम पोलर रिएक्शन या आयनिक रिएक्शन भी कहते हैं। चूँकि आपको पता होगा कि ऑर्गेनिक रिएक्शन जो है ये मेनली 3 सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो जिसमें पहला होता है पोलर रिएक्शन, जिसे हम आयनिक रिएक्शन कहते हैं। दूसरा होता है नॉन पोलर रिएक्शन, जिसे हम फ्री रेडिकल रिएक्शन कहते हैं। और तीसरा होता है पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। तो पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस का हमने डिटेल्स में बता दिया है, उसके बारे में कैसे होता है, क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं वगैरह वगैरह। तो जनरली ये जो एलिमिनेशन रिएक्शंस है ये दिस इज़ द पार्ट ऑफ पोलर रिएक्शन। तो पोलर रिएक्शन आपका 4 तरह का होता है: सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट। तो मेनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है कि वन ग्रुप ऑफ एटम्स आर डिस्प्लेस्ड बाय अनदर ग्रुप ऑफ एटम्स। जब किसी मालिक्यूल में कोई एक ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप के द्वारा डिस्प्लेस कर दिया जाए तो ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एडिशन रिएक्शन इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनसेचुरेशन, यानी ये सिर्फ उसी मालिक्यूल में पाया जाएगा कि जिसमें अनसेचुरेशन यानी प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा। जहाँ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा उसमें एडिशन रिएक्शन नहीं होगा। साइक्लिक कंपाउंड आर एक्सेप्शनल केसेस। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि होल पार्ट ऑफ द मालिक्यूल यानी टोटल पार्ट ऑफ द मालिक्यूल इज एडेड टू द रिएक्टेंट। और इसमें जो रिएक्टेंट मालिक्यूल है उसका जो एक तरह से फेज है, स्टेज है, वो चेंज हो जाता है। कैसे? अगर हमारा sp स्टेज का मालिक्यूल है, यानी जो सबस्टेट मालिक्यूल sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो वो sp2 में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर एडिशन। और अगर sp2 है तो sp3 में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज़ द मोड ऑफ एडिशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? दिस इज जस्ट रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। ये जस्ट एडिशन का उल्टा होता है। एडिशन में जो पार्ट पूरा का पूरा जुड़ता है, एलिमिनेशन में वही पार्ट पूरा का पूरा एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन एलिमिनेट होने के कई तरीके हैं, बट जो सिमिलरिटीज़ होती है वही होती है कि एक में पूरा का पूरा ऐड हो जाता है और एक में पूरा का पूरा एलिमिनेट हो जाता है। तो इस तरह से जो हाइब्रिडाइज स्टेट होती है उस मालिक्यूल की वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। तो ऑटोमेटिकली चेंज कैसे होगी कि अगर sp3 है तो sp2 में कन्वर्ट हो जाएगा, sp2 है तो sp में कन्वर्ट हो जाएगा। जस्ट लाइक मीन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड है तो ट्रिपल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी के जस्ट अपोजिट कर दें, ट्रिपल बॉन्ड को डबल में, डबल को सिंगल में, तो हमारा एडिशन रिएक्शन हो जाता है। Therefore, an elimination reaction is a type of organic reaction in which two groups are substituent removed from a molecule in either one step or two step mechanism। या तो एक स्टेप मैकेनिज्म के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है या तो 2 स्टेप मैकेनिज्म के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है। The one step mechanism is called E2 reaction and 2 step mechanism is called E1 reaction. Here 1 and 2 the number is not designated as for the type of reaction. This indicates the order of reaction. Simply one is the first order reaction, second is the second order reaction. That is one is the unimolecular, other is the bimolecular. ये order of reaction को explain करता है। Elimination reaction involve loss of fragments or groups from a molecule to generate a multiple bond। इसमें होता क्या है कि एक ग्रुप हमारा जो है वो रिमूव होता है जिसके थ्रू मल्टीपल बॉन्ड का जनरेशन होता है। डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो एक एग्जाम्पल यहाँ दिखाया गया है कि 1-2 एलिमिनेशन का। दिस इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ एलिमिनेशन, जस्ट दिस इज
सिंपल एग्जांपल, दिस में बी एनी वन, कि 1-2 एलिमिनेशन का एक एग्जांपल दिखाया गया है यहाँ पे, कि यहाँ से आप देख सकते हैं दोनों ग्रुप सिंपली, एक्चुअली यहाँ इस ये नहीं होगा, यहाँ अगर ये जो है ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होकर के आता है तो ये बॉन्ड जो है इधर आउटसाइड जाएगा, लाइक दिस, इस तरह से। यानी एक तरह से देखा जाए तो होल दी मॉलिक्यूल्स दीज टू X and Y आर एलिमिनेटेड एंड फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। यहाँ क्या बना लेता है, एल्कीन का फॉर्मेशन कर देता है। ओके, तो सिंपली दिस इज द सिंपल रिएक्शन। तो इस तरह से ये एलिमिनेशन रिएक्शन का एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है कि जो एलिमिनेशन को डिफाइन करता है। और एक्चुअल में अगर देखा जाए तो जो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है ये कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इसमें मेनली जो है 3 पार्ट्स आते हैं, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन और गामा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन को 1-1 एलिमिनेशन कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन को 1-2 एलिमिनेशन कहते हैं और गामा एलिमिनेशन को 1-3 एलिमिनेशन कहते हैं। एक्चुअल में इसमें होता क्या है, अल्फा एलिमिनेशन का मतलब कि अगर जो हमारा ग्रुप जैसे हाइड्रोजन और हेलोजन, ये दोनों हाइड्रोजन और हेलोजन अगर वो एक ही कार्बन से एलिमिनेट होता है तो इस तरह के एलिमिनेशन को हम अल्फा एलिमिनेशन या 1-1 एलिमिनेशन कहते हैं। और ये अगर यही हाइड्रोजन और हेलोजन जो है हमारा पहले कार्बन से और दूसरे कार्बन से, फर्स्ट एंड सेकंड से एलिमिनेट होता है, पहला अल्फा से दूसरा बीटा से, तो ये जो है 1-2 एलिमिनेशन हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ जनरल दिखाया गया है अल्फा एलिमिनेशन का। इस अल्फा एलिमिनेशन में होता क्या है कि जो हमारे 2 ग्रुप्स हैं हाइड्रोजन और हेलोजन, ये सेम जिसको हम जेमिनल कार्बन की कर सकते हैं, जेमिनल कार्बन से ये एलिमिनेट हो जा रहे हैं। HX के फॉर्म में देखिए एलिमिनेशन हो गया इनका और यहाँ फॉर्मेशन हो गया कार्बीन का। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जनरली अल्फा एलिमिनेशन में मोस्टली कार्बीन का फॉर्मेशन होता है, ये भी हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट है। और गामा एलिमिनेशन को अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसमें साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो एक में साइक्लिक होता है, एक में कार्बीन होता है। अब जैसे दूसरा एग्जांपल हम दूसरा टाइप देखते हैं बीटा एलिमिनेशन का, जिसे हम 1-2 एलिमिनेशन कहते हैं। तो 1-2 एलिमिनेशन में क्या होता है, क्लास ऑफ एटम्स आर ग्रुप्स ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम्स, इट इज आल्सो नोन एज 1-2 एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन। यानी जो ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम का लॉस होता है वो कहाँ से होता है, एडजेसेंट कार्बन एटम। यहाँ पर देख सकते हैं पहले और दूसरे से, या यहाँ भी देख सकते हैं पहले और दूसरे से। और इस तरह से फॉर्मेशन होता है एल्कीन का इन द सेम वे। इस रिएक्शन की एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है 2 एलिमिनेशन की, कि इसमें जो ग्रुप्स है, जो लिविंग ग्रुप है हमारा, स्पेशली जो लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप X इज़ द लिविंग ग्रुप हियर एंड आल्सो X इज़ द लिविंग ग्रुप हियर। तो ये जो हमारा लिविंग ग्रुप है वो हमेशा एंटी पेरीप्लेनर होना चाहिए, एंटी पेरीप्लेनर होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू नेक्स्ट वन। तो ये हाइड्रोजन के एंटी प्लेन, जैसे ये हाइड्रोजन के एंटी पेरीप्लेनर है, तो इस तरह से जो हमारा कन्फर्मेशन बनेगा वो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन बनेगा। और स्टैगर्ड कन्फर्मेशन जो होता है E2 रिएक्शन का बहुत ही हाईली फेवरेबल होता है। तो जनरली इसमें एंटी पेरीप्लेनर होना चाहिए। अगर मान लीजिए सिन पेरीप्लेनर होता है लाइक दिस सिन पेरीप्लेनर, तो यहाँ पे इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन बनता है। और आपको पता है कि इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन इज समव्हाट अनस्टेबल देन दैट ऑफ स्टैगर कन्फर्मेशन। तो इस रिएक्शन की ये खासियत, इसको हम अभी इसके मैकेनिज्म में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तीसरा टाइप्स है इसका गामा एलिमिनेशन, या जिसको हम 1-3 एलिमिनेशन कहते हैं। गामा एलिमिनेशन में क्या होता है कि लॉस ऑफ एटम या ग्रुप्स फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन, पहले और तीसरी पोजीशन से ग्रुप का एलिमिनेशन होता है। सच एलिमिनेशन रिजल्ट साइक्लिक कंपाउंड्स फॉर्मेशन। और इस रिएक्शन के दौरान किसका फॉर्मेशन होता है, साइक्लिक कंपाउंड का। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल दिखाया गया है, दिस इज ए जनरल एग्जांपल, दिस में बी
एनी टाइप ऑफ हैलोअल्केन, ये कोई भी हैलोअल्केन हो सकता है। तो यहाँ देखिए कि ये जो रिमूविंग ग्रुप है इन द फॉर्म ऑफ हैलोजन, ये हमेशा एक दूसरे के एंटी पेरिप्लेनर थे। यहाँ पर क्या, सॉरी दिस इज़ नॉट एंटी पेरिप्लेनर, ये तो थर्ड कार्बन का है। तो यहाँ एक्चुअल में हो क्या रहा है कि इसको थोड़ा सा अगर हम नीचे, इस ग्रुप को थोड़ा सा नीचे ले आए इस स्ट्रक्चर को, तो ये बॉन्ड सीधे थर्ड कार्बन पर यहाँ अटैक करता है। ये अटैक होता है एक फर्स्ट से, दूसरा थर्ड से, यहाँ से एलिमिनेशन कराया जा रहा है। सपोज दैट यहाँ हम RH भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए एलिमिनेशन कराया जाए तो ये सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन से ब्रेक हो जा रहा है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी 1 2 3 इस तरह से 1 2 3 इस तरह से 1 2 3, क्योंकि बॉन्ड जो फॉर्मेशन हुआ 1 और 3 के बीच में हुआ है। तो इस तरह से इस एलिमिनेशन को कहा जाता है गामा एलिमिनेशन या 1,3 एलिमिनेशन। अपार्ट फ्रॉम दीज, इसके अलावा भी देर इज़ वन मोर वे फॉर द एलिमिनेशन रिएक्शन। एक और एलिमिनेशन रिएक्शन होता है जो बहुत ही यूनिक एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, जिसे हम एक्सटर्सन एलिमिनेशन कहते हैं। एक्सटर्सन एलिमिनेशन, EXTRUSION, एक्सटर्सन रिएक्शन, सिंपली नॉट एलिमिनेशन, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रसन रिएक्शन। एक्सट्रसन रिएक्शन में क्या होता है, अ फ्रैगमेंट फ्रॉम द मॉलिक्यूल या फ्रॉम ए चेन और फ्रॉम ए रिंग इज एलिमिनेटेड। एक फ्रैगमेंट जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। फ्रैगमेंट जैसे XYZ है यहाँ पर, ओके। XYZ में यहाँ देखिए X और Z ये दोनों आपस में मिलके यहाँ पर एलिमिनेट हो गए। तो इस तरह के रिएक्शंस जो है एक्सट्रसन्स रिएक्शंस कहे जाते हैं। ये भी बहुत यूनिक रिएक्शन है। एक दिस इज आल्सो ए टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। Among all these type of elimination reaction, either this is alpha elimination, beta elimination and gamma elimination. The beta elimination is further subdivided into another type of elimination reaction. बीटा को दूसरे टाइप में डिवाइड किया गया है, क्योंकि इसमें देखिए अल्फा कार्बिन का फॉर्मेशन करता है, गामा साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, लेकिन जो बीटा हमारा है, बीटा एलिमिनेशन के थ्रू बहुत वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, दैट इज नॉट सर्टेन। तो इसमें होता क्या है कि हम जो है बीटा एलिमिनेशन के मोर डिटेल्स बनाते हैं कि मोर डिटेल्स ऑन बीटा एलिमिनेशन, व्हाट हैपेंड देयर। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन इज फर्दर सबडिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन द मैकेनिस्टिक पाथवे, यानी अपने मैकेनिज्म के आधार पर बीटा एलिमिनेशन स्पेशली 3 एलिमिनेशंस अदर एलिमिनेशन में सब डिवाइडेड किया गया है। द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज टू इस्टेब्लिश द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द एलिमिनेशन स्टेप, मॉलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। स्पेशली इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो शो करने को होता है, मॉलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन को शो करता है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल आर एलिमिनेटेड during the reactions. All these are described by the beta elimination. The subtype of these eliminations are E2, E1 and E1CB. E2 stand for elimination bimolecular या bimolecular elimination. E1 stand for elimination unimolecular या unimolecular elimination. E1CB, this E1CB stand for elimination unimolecular conjugate base. कंजुगेट बेस, यहाँ कंजुगेट बेस का मतलब होता है जब हमारा न्यूक्लियोफाइल बहुत ही पुअर होता है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे कंजुगेट बेस का प्रयोग करना होता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, जस्ट लाइक। तो ये थे 3 सब डिवीज़न हमारे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस के, E2, E1, E1CB। तो अब हम इनको जो है 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे डिटेल्स में कि E2 एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे होता है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है कि इंटरमीडिएट बनता है, या 1 स्टेप प्रोसेस है कि 2 स्टेप प्रोसेस है,
ये SN1 रिएक्शन के रिसेंबलिंग है या SN2 के रिएक्शन के रिसेंबलिंग है, या दोनों से डिफरेंट होता है, या इसके मेन खासियत क्या होती है इस मैकेनिज्म की, इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है, व्हाट इज़ द रेजियो सिलेक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्ट, व्हाट इज़ द स्टीरियो स्पेसिफिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट, so many types of characteristics are involved in the E2 process. तो चलिए हम आते हैं बीटा एलिमिनेशन पर। तो ये हमारा बीटा E2 एलिमिनेशन, और E2 एलिमिनेशन में जो है हमने आपको बताया E स्टैंड फॉर एलिमिनेशन एंड 2 दिस इंडिकेट इट्स ऑर्डर। तो कुछ की पॉइंट्स हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ फीचर्स हैं इस E2 एलिमिनेशंस के, और वो जैसे कि इसमें होता क्या है कि 2 ग्रुप्स डिपार्ट साइमल्टेनियसली। इसका जो करेक्टरिस्टिक्स होता है ये होता है कि इस एलिमिनेशन रिएक्शन में 2 ग्रुप्स जो है वो एक साथ डिपार्ट होते हैं, एक साथ जो है रिप्लेस होते, मतलब एलिमिनेट हो जाते हैं। दूसरा करेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि दिस इन्वॉल्व वन स्टेप प्रोसेस, वन स्टेप प्रोसेस, ये वन स्टेप प्रोसेस है। इन अदर वर्ड्स नो इंटरमीडिएट्स आर इन्वॉल्व, दिस मीन्स देयर इज ट्रांजिशन TS फॉर। यहाँ किसका फॉर्मेशन होता है, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। तीसरा करेक्टरिस्टिक्स होता है कि बाई मालिकुलर रिएक्शन, ये कैसा रिएक्शन होता है, बाई मालिकुलर रिएक्शन। हम बाई मालिकुलर रिएक्शन कब कहते हैं कि, या दूसरे में कहते हैं कि दिस इज द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इसकी जो ऑर्डर है इस रिएक्शन की वो सेकेंड ऑर्डर है। तो बाई मालिकुलर रिएक्शन कब कहते हैं, जब व्हेन बोथ न्यूक्लियोफाइल एंड सबस्ट्रेट पार्टिसिपेट इन ए सिंगल स्टेट, यानी कि जब हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ nucleophile as well as substrate, या reactant as well as nucleophile, then we say that the reaction is second order। यानी जब रेट ऑफ रिएक्शन वो सबस्ट्रेट और रिएजेंट, एक तरह से जो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है वो दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से हमारा जो रिएक्शन होता है सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन होता है। अगर मान लीजिए अगर हमारा रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, अगर केवल रिएक्टेंट्स पर डिपेंड करें, हमें रिएजेंट से मतलब ही नहीं है, तो इस तरह का जो रिएक्शन होता है वो यूनिमॉलिक्यूलर या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। तो इवन रिएक्शन हमारा यूनिमॉलिक्यूलर है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और ये दो स्टेज है। आपने SN1 SN2 के बारे में पढ़ा होगा। तो SN2 में क्या होता है, दिस इज सिंगल स्टेप प्रोसेस, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। SN1 में क्या होता है, दिस इज 2 स्टेप प्रोसेस, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, देयर इज मोर डिफरेंसेस, वन इज द यूनिमॉलिक्यूलर, अदर इज द बाईमॉलिक्यूलर, one is the first order reaction, other is the second order reaction, and so on like this somewhat। तो सेम वही चीज़, कुछ कैरेक्टर्स जो है मिलते जुलते आपको एलिमिनेशन रिएक्शंस में भी मिलेंगे, कि ये भी एक बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है जिसमें न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट दोनों पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में एक साथ। इसका थर्ड फीचर्स है द बेस अब्स्ट्रैक्ट द बीटा हाइड्रोजन। किसका एब्स्ट्रैक्शंस होता है, बीटा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शंस होता है, एंड लीविंग ग्रुप साइमल्टेनियसली। बेस जो है हमारा वो बीटा हाइड्रोजन और लीविंग ग्रुप को एक साथ एब्स्ट्रैक्ट करता है, एक साथ वहाँ से लेता है, leave such that it forms a multiple bond between alpha and beta carbon। इस तरह से देखिए, एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाया गया है कि ये हमारा हाइड्रोजन एटम, दिस इज द बीटा, दिस इज अल्फा। ये यहाँ से देखिए, ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, ये बेस अगर यहाँ अटैक करता है ऐसे, देखिए कहाँ पर, इस हाइड्रोजन पर, ये बॉन्ड यहाँ आता है, और यहाँ से देखिए ब्रोमीन आउट हो जाता है, क्या निकल जाता है, Br-। तो सिंपली ETOH यहाँ क्या बन जाता है, ETOH, इसका फॉर्मेशन होगा इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो ये सोडियम मेथॉक्साइड हमारा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। और इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि ये इस फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन, प्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाता है।
So this is the main characteristics of E2 elimination. In this example, sodium ethoxide acts as a base, abstracting beta hydrogen, and bromide ion is the leaving group. दोनों को एक्सप्रेस करता है, ये बीटा हाइड्रोजन और ये ब्रोमाइड आयन। जब निकलेगा तो नेगेटिव दिखाई निकलेगा। इस तरह से हम कुछ अदर एग्जांपल्स ले सकते हैं, उसके मैकेनिज्म को दिखा सकते हैं। इसमें इसका जो है पीएच नहीं दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए, इसमें हम पीएच दिखाते हैं कि यहाँ पर एक हमारा एल्काइल हैलाइड है और इस एल्काइल हैलाइड में देखिए एच और बी आर दोनों एक दूसरे की जो है ये ट्रांस लगे हुए हैं। तो जब हमारा ये स्ट्रॉन्ग बेस अटैक करता है इस हाइड्रोजन के ऊपर, तो इसे टेकअप कर लेता है और सेम टाइम में ये बॉन्ड यहाँ आता है और तुरंत जो है ब्रोमीन का एलिमिनेशन होता है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है। और इस ट्रांजिशन स्टेट में दिखाया गया है कि यहाँ देखिए ये हाइड्रोजन ब्रेक होते हुए, यानी ये बॉन्ड जो है ब्रेक होते हुए, फिर यहाँ इनके बीच में कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म होते हुए, फिर यहाँ देखिए बॉन्ड ब्रेक होते हुए। यहाँ पर दिखाया गया बॉन्ड ब्रेकिंग, यहाँ पर दिखाया गया बॉन्ड ब्रेकिंग, और ये हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन। So this is the sort out of transition state, or immediately the reaction is fast and now the formation of alkene। एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। इस एल्कीन में आप देख सकते हैं रिएक्शन स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज सेलेक्टिव होता है। वन स्टीरियो आइसोमर, सपोज दैट वन स्टीरियो आइसोमर गिव टू आइसोमर्स एंड बोथ और इन डोमिनेंट दोनों जो है वो डोमिनेंट फॉर्म है। इन दिस केस दिस इज द स्टीरियो स्पेसिफिक। लेकिन अगर एक ही रिएक्टेंट हमारा दो प्रोडक्ट बनाए और उसमें एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो रिएक्शन होता है हमारा वो स्टीरियो सेलेक्टिव हो जाता है। दैट इज देयर इज फॉर्मेशन ऑफ वन सिलेक्टेड आइसोमर, एक ही आइसोमर का फॉर्मेशन होगा। इसके मैकेनिज्म में क्या होता है कि मैकेनिज्म इन्वॉल्व अटैक ऑफ ethoxide on beta hydrogen and its abstraction as a proton। कि हमारा स्ट्रॉन्ग बेस वो बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करके वहाँ से प्रोटॉन को अटैक करता है। नंबर 2 क्या होता है, दिस विल लीड 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ दी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये बॉन्ड पाया तो दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर चले जाते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाते हैं, एक तरह से नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। अवेलेबल फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ न्यू डायमंड, इसके लिए अवेलेबल होते हैं दो नए बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए बिटवीन दी कार्बन एटम, कार्बन एटम के बीच में। थर्ड वो क्या होता है, एज द न्यू पाई बॉन्ड इज क्रिएटेड द कार्बन हेलोजन यानी कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड बिगिंस टू ब्रेक अवे, तुरंत वहाँ जो है बॉन्ड ब्रेकिंग शुरू हो जाती है एंड लीविंग ग्रुप, दिस विल रिजल्ट डिपार्चर ऑफ ब्रोमाइड आयन, इसका डिपार्चर करता है ब्रोमाइड आयन का। जैसे हमने पिछले केस में इसका एग्जांपल दिखाया है आपको, अभी आगे हम इसके इम्पोर्टेंट एग्जांपल आपको बताते हैं। इसका अगला की पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका की पॉइंट है, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट की पॉइंट, और इसी के पॉइंट के आधार पर E2 रिएक्शंस के से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये पॉइंट हमें सबसे ज़्यादा याद रखना होगा, कीप इन माइंड। तो तभी जो है हम इस रिएक्शन को कर पाएंगे, अदरवाइज इस रिएक्शन को कर नहीं पाएंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, बिकॉज द E2 मैकेनिज्म रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द पाई बॉन्ड, जबकि E2 मैकेनिज्म में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है द 2 लीविंग ग्रुप्स, यानी जो दो लीविंग ग्रुप्स होते हैं हाइड्रोजन एंड हेलोजन, इनमें क्या होता है, नीड टू बी एंटी पेरिप्लेनर, एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, उनकी जो पेनल्टी होनी चाहिए हमेशा एंटी होनी चाहिए एक दूसरे की।
और ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आयन एंटी पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट जो बनेगा was staggered conformation with lower energy than syn periplanar transition state, which is in eclipsed conformation with higher energy. ये रीजन है, तभी इनकी पेरिप्लेनरिटी दिखाते हैं कि एक बार पुनः यहाँ पर इस एग्जाम्पल को देखिए। यहाँ पर आपको देखेगा कि हाइड्रोजन एटम और ये हेलोजन एटम, ये एक दूसरे की एंटी पेरिप्लेनर और ये जो एंटी पेरिप्लेनर टीएस बन रहा है जिसको कह सकते हैं ईटीएस जो हमारा फॉर्मेशन हो रहा है, ये क्या है, किस फॉर्म में है, स्टैगर्ड फॉर्म में है, यानी ईच ग्रुप आर पार्ट अवे फ्रॉम ईच अदर एट 20 डिग्री। ये हमेशा एक दूसरे से किस पर है, 120 डिग्री में होती है, जो बॉन्ड एंगल होती है 120। तो इससे क्या होता है कि इनके बीच में जो रिपल्सन होता है उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, जिसके कारण मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी आती है। आप जानते होंगे जो स्टैगर्ड कंफर्मेशन होता है वो हाईली स्टेबल जो है कंफर्मेशन देता है, क्योंकि वहाँ पर जो ग्रुप्स हैं एक दूसरे कार्बन एटम्स के जो अगल बगल के, दे आर अपार्ट अवे फ्रॉम एट 120 डिग्री। लेकिन इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन क्या होता है कि वो एक दूसरे की क्लोज आ जाते हैं एट द 0 डिग्री आर नियर अबाउट सम 60 डिग्री, लेस देन 60 डिग्री। तो जो क्लोज्ड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आएंगे तो उनके बीच में क्या स्टेरिक रिपल्सन होता है। स्टेरिक रिपल्सन का मतलब ग्रुप रिपल्सन होता है, और इस तरह से वो जो है यह ग्रुप रिपल्सन, स्टेरिक रिपल्सन, जिसे हम स्टेरिक एंगल भी कहते हैं, ये उस मॉलिक्यूल को मेज द मॉलिक्यूल अनस्टेबल, उस मॉलिक्यूल को अनस्टेबल बना देगा। तो यहाँ पर यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है, जो एंटी पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट है इसकी एनर्जी बहुत लो होती है, इसका कंफर्मेशन स्टैगर्ड कंफर्मेशन होता है। तो इसीलिए जो है E2 रिएक्शन ज़्यादातर फेवरेबल होता है इस फॉर्म में। वो सिन पेरिप्लेनर यानी सेम साइड सिन और एंटी, ये दो कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ा होगा, स्पेशली इनके साथ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिन और एंटी जो है ये तब लागू किया जाता है कि जब सिस ट्रांस का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता, तो वहाँ पर जो है सिन और एंटी, सिन मतलब सेम, एंटी मतलब अपोजिट, ये कॉन्फ़िगरेशन, इस कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम ज्योमेट्री का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो इस तरह से जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए जो ग्रुप लीविंग ग्रुप है या जो और हाइड्रोजन है जो दोनों एक दूसरे के साथ एलिमिनेट होंगे, वो एंटी पेरिप्लेनर होने चाहिए, जिससे कि जो ट्रांजिशन स्टेट हमारा बने वो ज़्यादा स्टेबल हो, लोअर एनर्जी हो, उसका कंफर्मेशन स्टेबल कंफर्मेशन हो वगैरह वगैरह। इसका एक मैकेनिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स और है कि E2 एलिमिनेशन का जो मैकेनिज्म है ये compete करता है किसके साथ, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, ये थोड़ा सा compete करता है SN2। तो if the base can also act as nucleophile, अगर बेस जो है हमारा वो अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, आइए हम कुछ स्पेशल एग्जांपल्स यानी कुछ विशेष एग्जांपल जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मैकेनिज्म से रिलेटेड, कि ये फला फला में क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा और रिएक्शन मैकेनिज्म कैसा होगा, तो उसके बारे में हम डिटेल करते हैं। E2 मैकेनिज्म का एक एग्जांपल जो क्वेश्चन एग्जांपल से संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम में। क्वेश्चन है हमारा, वाई ट्रांस 1 ब्रोमो 4 टर्सरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन रिएक्ट्स रैपिडली विद सोडियम एथोक्साइड टू गिव 4 टर्ट ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। However, cis isomer undergoes elimination extremely very slow, लेकिन cis isomer जो है वो बहुत ही स्लो क्रिएट करता है। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए, एक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए
जो हमारा सिस आइसोमर होता है उसमें एलिमिनेशन रिएक्शन बहुत फास्ट होता है रेदर देन ट्रांस, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस अप्लाई हो जाते हैं जो मॉलिक्यूल्स को लेस कर देते हैं टुवर्ड्स रिएक्टिविटी। तो इसका आंसर है actually what happens, the cis isomer undergoes elimination very readily with sodium ethoxide base. The mechanism is E2, but due to anti-periplanar, यही कैरेक्टरिस्टिक हमने आपको बताया था E2 रिएक्शन में, but due to anti-periplanar transition state formation, trans isomer undergoes elimination very readily. एक्चुअल में होता क्या है, सिस आइसोमर बहुत ही तेज से रिएक्शन देता है विद रिस्पेक्ट टू ट्रांस, लेकिन इस केस में एक्चुअल में होता क्या है कि ट्रांस जो है वो फास्ट रिएक्शन दे रहा है। यह इसका मेन रीज़न है। जैसे यहाँ पर इसके दो प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं, ये हमारा सिस आइसोमर और ये हमारा ट्रांस आइसोमर। ओके, बोथ आर एट द डिफरेंट फेजेस। दिस इज द ट्रांस आइसोमर। मतलब ये कि जो ये हाइड्रोजन जो है आप देख सकते हैं एक्सियल पोजीशन पर है और ब्रोमीन भी एक्सियल पोजीशन पर है, दोनों एक्सियल है। तो जब बॉन्ड जो है सेम पोजीशन पर पाया जाए, सिमिलरिटीज इनके बीच में होती है, तो ये हम इसको क्या कहते हैं, सिस आइसोमर कहते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एक्सियल पोजीशन में है और दूसरा जो है इक्वाटोरियल पोजीशन में है। तो ट्रांस में इक्वाटोरियल पोजीशन में है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक दूसरे के एंटी पेरिप्लेनर है और ये सिम पेरिप्लेनर है। तो जो सिम पेरिप्लेनर होता है वो इक्लिप्स कन्फर्मेशन देता है, भले उसकी एनर्जी हाई होती है लेकिन उसकी रिएक्टिविटी वेरी स्लो हो जाती है और प्रोडक्ट जो बनता है वो हाईली अनस्टेबल होता है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांस, बिकॉज दीज टू ग्रुप फॉर्म टू पेरिप्लेनर टू ईच अदर। सो ट्रांस गिव द बेस्ट प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सिस। इसके मैकेनिज्म को अगर देखा जाए तो सिंपली टू अवॉइड 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन, द बल्की टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप मस्ट बी इन एन इक्वाटोरियल पोजीशन। कहाँ पर होना चाहिए, इक्वाटोरियल पोजीशन पे, जो कि दोनों में सही है। ओनली द सिस आइसोमर हैज द ब्रोमीन एंड बीटा हाइड्रोजन इन एन एंटी पेरिप्लेनर ट्रांस डाइएक्सियल अरेंजमेंट। ओके, ट्रांस डाइएक्सियल अरेंजमेंट। और इस तरह से फॉर्मेशन होता है, ये बॉन्ड यहाँ डिलोकलाइज होगा, ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ बन जाता है आपका, इस तरह से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन इसमें होता क्या है, स्टेरिक क्रोविंग इन द ट्रांजिशन स्टेट लीडिंग टू द सिस आइसोमर रेजेस द एक्टिवेशन एनर्जी रिलेटिव टू टीएस फॉर ट्रांस आइसोमर, देयरफॉर द ट्रांस आइसोमर फॉर्म फास्टर एंड इज द मेजर प्रोडक्ट। एक्चुअल में रिएक्शन किसका बेटर होना चाहिए था, सिस का बेटर होना चाहिए था, लेकिन इसमें रिएक्शन किसका बेटर हो रहा है, ट्रांस का बेटर हो रहा है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न है ये दो चीज़ें, बी के और बी के। और इसमें बताया गया कि स्टेरिक क्राउडिंग इन द, जिसको स्टेरिक क्राउडिंग इन द ट्रांजिशन स्टेट लीडिंग टू द सिस आइसोमर रेजेस द एक्टिवेशन एनर्जी। स्टेरिक क्राउडिंग से सिस आइसोमर जो है एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है, जिसके कारण प्रोडक्ट अनस्टेबल हो जाता है। इसका दूसरा एग्जांपल देखो, यहाँ पर देखिए एक साइक्लिक कंपाउंड दिया गया है इस केसेस में। तो यहाँ देखिए ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के कहाँ पर है, सिन फॉर्म में, सिन पोजीशन यानी सिस पोजीशन में, और ये एक दूसरे को क्या है, ट्रांस पोजीशन में। ओके, अब आप देख सकते हैं कि अगर हम इसके हाइड्रोजन को यहाँ बनाएंगे तो किस पोजीशन पर होगा, एक्सियल पोजीशन पर। यहाँ देख सकते हैं हाइड्रोजन यहाँ एक्सियल है और यहाँ हाइड्रोजन किस पोजीशन पर होगा, यहाँ भी एक्सियल ही होगा, यहाँ हाइड्रोजन एक्सियल है। अब ऐसे केसेस में देखिए क्या होता है, क्योंकि ये सिस है,
अब इसमें हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ये एक दूसरे के क्या है, एंटी पेरी प्लेनर। और जब ये एक दूसरे के एंटी पेरी प्लेनर है तो यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा और यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। और एक तो ये बॉन्ड भी यहाँ अटैक कर सकता है, दूसरा ये वाला भी बॉन्ड यहाँ अटैक कर सकता है। ये भी यहाँ आ सकता है, ये यहाँ से एलिमिनेट हो सकता है, ये भी हो सकता है। इस तरह से आप देख सकते हैं देयर इज फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट, और ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन है, इनके बीच जो रिएक्शन होता है बहुत फास्ट होता है। अब इस केस में देखा जाए, ट्रांस वाले के केस में क्या होता है, यहाँ देखिए ब्रोमीन भी एक्सियल, हाइड्रोजन भी एक्सियल, और यहाँ भी देखा जाए सपोज दैट कि हाइड्रोजन यहाँ भी एक्सियल हो तो क्या होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं इनके बीच दोनों एक्सियल है, तो इनके बीच जो भी एलिमिनेशन होगा थोड़ा सा क्लियर होगा, और इस ऐसी स्थिति में रिएक्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा, बहुत ही स्लो हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पर क्या होता है, फास्ट रिएक्शन। जो ये प्रॉपर्टीज होती है इसकी सिस की, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें पूछा गया है कि वाई ट्रांस 1 ब्रोमो 4 टर्शियरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन रिएक्ट्स रैपिडली विथ सोडियम मेथॉक्साइड टू बी 4 टर्शियरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। तो मेन वही रीज़न है, इसमें जो एंटी पेरी प्लेनरिटी है वो ट्रांस से पाई जाती है और इसमें नहीं पाई जाती। तो ये रीज़न है कि ये फास्ट देता है और ये स्लो देता है। अगला एग्जाम्पल है, उसी एग्जाम्पल को ये चेयर कन्फर्मेशन में दिखाया गया है कुछ इस तरह से। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो लीविंग ग्रुप है और जो ये हमारा टर्शरी अल्काइल ग्रुप है, ये एक दोनों दूसरे के कहाँ पर है, हियर यू सी दैट दिस इज द ट्रांसपोजिशन। ओके, और इस केस में क्या है, ये एक दूसरे के सिस पोजिशन इनकी प्लेनरिटी से लिया गया, यानी प्लेन में जो अवेलेबिलिटी है उसके आधार पर लिया गया है, ये सिस फॉर्म में है। तो यहाँ जो हाइड्रोजन होगा इसका वो क्या होगा, एंटी पेरी प्लेनर होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस, तो जिसके कारण ये रिएक्शन जो है हमारा स्लो हो जाएगा और ये रिएक्शन जो है हमारा फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉरी, ये रिएक्शन हमारा फास्ट होगा, ये स्लो होगा, क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई हो जाती है, 500 किलो कैलोरी के लगभग हो जाती है, और इसमें कितनी होती है, 1 होती है। तो इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी लो है, इसका एक्टिवेशन एनर्जी हाई है, इसीलिए ये रिएक्शन फेवरेबल होता है और ये रिएक्शन अनफेवरेबल होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसमें पूछा गया है कि elimination of meso 2,3 dibromobutane in presence of sodium ethoxide gives trans 2 butene as a major product। सेम क्वेश्चंस लगभग मिलते जुलते हैं, और यहाँ पर देखिए बनाया गया है फेसर प्रोजेक्शंस में, इसको दिखाया गया है 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन मीजो फॉर्म में। तो मीजो यहाँ पर, मीजो का मतलब यहाँ पे क्या आ जा रही है, प्लेनरिटी आ जा रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर आप इसे इधर भी रखते हैं तो देखते हैं कि ये अगर मॉलिक्यूल जो है प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉक घुमाएगा तो ये क्लॉक घुमाएगा तो एंटी क्लॉक, या एंटी क्लॉक ये क्लॉक घुमाएगा तो ये एंटी क्लॉक घुमाएगा, तो जिससे जो नेट एंगल ऑफ रोटेशन होता है वो है 0 हो जाता है। इसीलिए ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या कहा जाता है, मीजो कंपाउंड। अब इस स्ट्रक्चर को कुछ हम इस तरह से लिख दें, देखिए ये भी मीजो कंपाउंड है, इसको ऐसे या ऐसे दोनों फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिंक डस्ट और यहाँ पे फिनॉक्साइड से रिएक्शन कराया जा रहा है। तब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दोनों ग्रुप्स हैं, लिविंग ग्रुप है, एक दूसरे के कहाँ है, एंटी हैं, एंटी पेरी प्लेनर है, और एंटी प्लेनर होने के नाते इनका रिमूवल जो है बहुत ही फास्ट होगा और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और कुछ इस तरह से ट्रांस 2 ब्यूटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा एज ए मेन प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट तो समवॉट सिस भी बनेगा इसमें, लेकिन जो ट्रांस होगा हमारा डोमिनेंट होगा ओवर दिस। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल कुछ इस तरह का क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है कि इसमें E2 मैकेनिज्म के थ्रू जो है इसका स्टेप्स दिखाइए या इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि एक्स ग्रुप, ये जनरल एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक तरह से सॉहर्स फार्मूला बनाया, क्योंकि फिशर इज़ द
एक्लिप्ड कन्फर्मेशन ऑफ सॉहर्स एक तरह से देखा जाए तो यहाँ अगर हम बना दें तो ABCD H और X को ये लीविंग ग्रुप है हमारा, ये लीविंग ग्रुप है। और बेस जो है H पे अटैक करा, ये दोनों एक दूसरे के एंटी पेरिप्लेनर हैं। ये बॉन्ड यहाँ से रिमूव हो गया सोडियम इथाइल से, और इस तरह से देखिए ट्रांस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, और यहाँ से बेस निकल गया और हेलोजन हमारा रिमूव हो गया। ओके, इस केसेस में क्या होता है कि वेयर हाइड्रोजन दैट इज बीटा हाइड्रोजन एंटी पेरिप्लेनर टू द एक्स इज द लीविंग ग्रुप। ओके, तो यही क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, तो इसी पैटर्न पर हम उसको जो है सॉल्व करेंगे, या इसमें ये मैकेनिज्म दिखाएंगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन दिखाएंगे। कि यहाँ पर देखिए सेम, यहाँ फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ ड्यूटेरियम है, और यहाँ OAC है, इसाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो बेस जो है हमारा इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, और ये बॉन्ड यहाँ आएगा, और यहाँ से OAC निकल जाएगा, यहाँ से OAC निकल जाता है, यहाँ से निकल गया ACO-, और यहाँ बन गया प्लस H और B, बेस का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, और इस तरह से यहाँ फॉर्मेशन हो गया सिस आइसोमर, यहाँ बन गया था ट्रांस आइसोमर। तो जो मेन प्रोडक्ट हमारा होगा वो क्या होगा, ट्रांस इज द मेन प्रोडक्ट। इस रिएक्शन को हम कुछ इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वहाँ पर हमने सॉहर्स फार्मूला बनाया था, यहाँ हमने फिशर प्रोजेक्शन बनाया है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि ये आपका रिएक्टेंट दिया गया है और बेस के प्रेजेंस में क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो मैकेनिज्म बताइए। तो मैकेनिज्म वेरी सिंपल है। E2 मैकेनिज्म का हमने एग्जांपल आपको बता दिया किस तरह से होता है। 1 और 2 पोजीशन से एलिमिनेशन होता है। एक हाइड्रोजन होता है, दूसरा आपका हेलोजन या कोई भी न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप हो सकता है। तो यहाँ देखिए बेस हमारा सिंपली सोडियम एथॉक्साइड या फिनॉक्साइड कुछ भी हो सकता है स्ट्रॉन्ग फॉर्म में, और ये अटैक किया है इस हाइड्रोजन के ऊपर, और दोनों एक दूसरे के एंटी पेरिप्लेनर है। तो यहाँ से देखिए ये बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ आया, और यहाँ से ग्रुप जो है एलिमिनेट हो जाता है, और इस तरह से इनके बीच में बन जाता है क्या, ट्रांस प्रोडक्ट, इस तरह से। लेकिन अगर इसी को हम इधर कर दें, इस साइड में कर दें लाइक दिस, या हाइड्रोजन को भी इस साइड में कर दें, तो देखिए दोनों सेम डायरेक्शन से एलिमिनेट होगा और सिस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो चूँकि E2 रिएक्शन की जो सबसे बड़ी खासियत होती है वो क्या होती है, एंटी पेरिप्लेनरिटी, जिससे कि जो हमारा कन्फर्मेशन आता है वो स्टेबल आता है। तो एंटी पेरिप्लेनरिटी के नाते यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है वो ट्रांस प्रोडक्ट एंड स्टेबल एज वेल एज मेन प्रोडक्ट, ये दोनों होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो E2 मैकेनिज्म से रिलेटेड थे। सेम इसी तरह से और बहुत सारे जो है क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, तो उनको आप देख करके और इसी मैकेनिज्म बेस के आधार पर आप उनमें बहुत आसानी से उनके प्रोडक्ट के बारे में जो है पता लगा सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।